जय हिंद बड़ी सर, वंस अगेन वेलकम बैक टू वन एंड ओनली डिफरेंशियल कैरेडियंस। एंड आज बात करने वाले हैं आपकी वो 7 कॉमन मिस्टेक्स जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स करते हैं, जिसके कारण उनका कंप्लीट अटेम्प्ट एक रियून हो जाता है। एंड ये सिर्फ एक अटेम्प्ट की बात नहीं होती भैया, आप पूरी की पूरी एक साल की जो कंप्लीट प्रोसेस है उससे कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हो। आपके साथ वाले बंदे जो एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे सक्सेसफुली, वो कहीं ना कहीं आपसे एक साल आगे निकल जाएंगे। समझ पा रहे हो? एंड ये कुछ 7 मिस्टेक्स जो ली गई हैं वो भैया फीडबैक के बेसिस पे हैं, जो कि रिपीटर्स के द्वारा दी गई हैं। एंड आई एम ऑल्सो ट्वाइस एज बी रिकमेंडेड, तो कहीं ना कहीं इसमें आपको मेरा एक्सपीरियंस भी देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं कि भैया कैसे कौन कौन सी मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट कि भैया सबसे पहले क्वालिटी मैटर करती है ओवर द क्वांटिटी, क्योंकि आपको पता है मैथ्स हो या फिर जीएटी हो, आपको दोनों में आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है ऑफ दी 1/3। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग जो कि बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है। ठीक है, 1/3 की जो आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है जी -0.83 की इन द मैथमेटिक्स सेक्शन एंड 1.33 की इन दी जीएटी सेक्शन। तो इसलिए एनडी इज ऑल अबाउट कि यार आप कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो, है ना। इतना नहीं है, मतलब आप उनको कैसे स्मार्टली स्कोर कर पाते हो, नॉट ब्लाइंडली। ठीक है, अटेम्प्ट व्हाट यू नो, स्किप व्हाट यू डाउट। ठीक है, जो भी नहीं आता भैया उसको तुरंत स्किप करते आना है। डोंट टेक इट ऑन द ईगो कि यार मेरे से मैथ का क्वेश्चन ये कैसे नहीं बन रहा, जबकि मैंने इससे तगड़े तगड़े मॉक देके मैंने मैथ के क्वेश्चन लगा रखे हैं, क्यों नहीं बन रहा। डोंट गो फॉर द ईगो। ठीक है, ईगो को साइड में रखते हुए अभी है आपका फोकस एग्जामिनेशन क्लियर करना है। एग्जामिनेशन क्लियर करना इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। उसको क्लियर करने के लिए आपको कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन से गो थ्रू होकर जाना पड़ेगा। ये बिल्कुल गलती मत करना कि यार मैंने स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन देखे, 20 क्वेश्चन देखे और मैं तुरंत ही पहले क्वेश्चन से लगाना बैठ गया। मैंने कंप्लीट एक स्ट्रेटेजी वीडियो बता रखा है कि भैया पहले के 10 मिनट आपको सिर्फ रिवीजन के बेसिस पे एक बार पूरे पेपर को देख लेना है। एक बार पूरे पेपर को अपने निगाह से निकाल के लेके जाओ, जिसमें आपको 3 आवर्स एंड 4 इंसिग्नियास का रूल का यूज करना है। ठीक है, वो मैं आगे बता दूंगा अभी, खैर आगे स्लाइड्स मैंने कवर अप कर रखा है। सो डोंट वरी, पहली जो आपका रहने वाला है पहला पॉइंट कि भैया एक बार क्वालिटी फोकस करना है, क्वांटिटी फोकस नहीं करना। एंड दूसरी चीज, अपना टाइम हमेशा वहां इन्वेस्ट करना है जहां पे जो अपन टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं ना, वो भैया यही है। आप उन क्वेश्चंस पे टाइम दो जहां पे आपको लगता है कि यार अगर मैं टाइम दूंगा तो मेरे को रिटर्न्स मिलेंगे। जैसे जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आप मैथ के क्वेश्चन देखते हो, मैथ में क्वेश्चन में आने लगे आपके टाइम पे पैरा क्वेश्चन। पैरा क्वेश्चन आपको पता है पैरा क्वेश्चन कैसे होता है? पैरा वाला क्वेश्चन जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, है ना, जिसमें ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन होते हैं पैरा क्वेश्चन में, है ना। आपको कुछ कुछ दिया जाएगा, जैसे मान लेते हैं कि डिफरेंशियल कैलकुलस का एक क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आपसे पहला क्वेश्चन दिया जाएगा, उसी बेसिस पे दूसरा दिया जाएगा, तीसरा दिया जाएगा, चौथा जाएगा। मतलब यहाँ पे भैया आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप 1 1.5 2 मिनट भी दे रहे हो तो इट इज नॉट अ वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि आप अगर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो आगे आने वाले 4 क्वेश्चन वो सारे आपके सही होने वाले हैं। क्योंकि जब आप सक्सेसफुली उसको सही कर लोगे ना, तो आगे आने वाली ये चारों क्वेश्चन आपके सही होते ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन सही कर लेते हो तो क्योंकि चारों कनेक्टेड होते हैं। एंड यहीं पे भैया क्या होता है, यहीं पे आप पूरे के पूरे अपने 10 नंबर पक्के कर ले जाते हैं इन केस ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, 10 नंबर पक्के हो जाते हैं। इससे फायदा क्या होता है? पहला फायदा ये कि भैया एक साथ अपना टाइम इन्वेस्ट करते हुए अपने 4 क्वेश्चन पक्के कर लिए। दूसरी चीज, इन चारों में क्या पता अगर आप अल्टरनेटिवली अलग अलग चैप्टर से करते तो कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग आपका खा सकती थी क्वेश्चन, इनकेस अगर आपका क्वेश्चन गलत होता तो। लेकिन क्योंकि ये चारों क्वेश्चन कनेक्टेड है तो यू नो वेरी वेल कि यार अगर एक क्वेश्चन गलत होगा तो सारे गलत होंगे, अगर एक का आंसर सही आया तो यार अगले चारों का आंसर भी सही आएगा। इसलिए यहाँ पे नेगेटिव मार्जिन बहुत ज्यादा कम हो जाती हैं। थर्ड एंड द फोरमोस्ट, सपोज करो यार पहले का करा आपने, कुछ गलती होने के कारण आपका कुछ आंसर आया जो कि ओ एम ऑप्शन में मैचेबल था। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को देख लिया, ठीक है, हाँ यार ये क्वेश्चन मेरा हो सकता है, ये गलत हो सकता है, मतलब ये वाला मैंने टिक कर दिया। लेकिन क्योंकि आपने रिपीटेडली जब चारों क्वेश्चन को किया तो आपने देखा कि यार आगे वाले जो क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसका ऑप्शन मेरे प्रोवाइडेड ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि भैया आप क्रॉस चेक कर पाए, आपका क्वेश्चन दोबारा से क्रॉस चेक हो गया, आपको पता पड़ गया कि यार वो वाला मैंने जो कर रखा था वो भैया मेरा क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यहाँ पे अगर अगर वो वाला क्वेश्चन सही होता तो आगे आने वाली चारों क्वेश्चन के मेरे आंसर मिलते, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रॉस चेक भी हो गया। मतलब इस वाले क्वेश्चन को आपको वापस में लास्ट में जाकर दोबारा रिवाइज नहीं करना है। ठीक है, एंड दूसरी गलती सबसे बड़ी जो करते हैं बच्चे यहाँ पे, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी में ही बता देता हूँ, हालांकि वो एमआर वाले कवर में ही कहूंगा कि भैया एक साथ सारे क्वेश्चन पे मत बैठ जाना कि यार मैं पहला क्वेश्चन कर लेता हूँ सॉल्व, उसका तुरंत ओएमआर लगा लेता हूँ, ओएमआर फिलअप कर लेता हूँ, दूसरा करता हूँ फिर ओएमआर फिलअप कर लेता हूँ। 10 10 15 15 क्वेश्चन के आप सेट बनाओगे, है ना, 10 10 के मोस्ट प्रेफरेबल होते हैं। 10 क्वेश्चन का आप सेट बनाओ। 10 क्वेश्चंस के सेट बनाने के बाद जैसे ही आपके 10 क्वेश्चन हो जाए उसके बाद क्या करोगे आप, कंप्लीट जितने भी ऑप्शन है उनको मार्क कर लोगे। या फिर इसी को आप कर सकते हो 1 पेज वाइज भी। 1 पेज वाइज कैसे? 1 पेज वाइज से कहना मतलब है कि भैया आपको पता होगा ना कि जब आपका यूपीएससी का पेपर आता है तो इस तरीके से आपको 2 साइडेड आपको देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पे सारे क्वेश्चन हिंदी में लिखे होंगे, यहाँ पे सारे क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे होंगे। तो वंस यू हैव डन दीज क्वेश्चन, मतलब आप किसी भी प्रेफर्ड लैंग्वेज से कर सकते हो, वंस यू हैव डन द क्वेश्चंस ऑफ द रेस्पेक्टिव पेज, उसके बाद आप उस क्वेश्चंस के ओएमआर को फिलअप कर लो। समझ पा रहे हो? ओके भैया, दूसरा करते हैं मास्टर द आर्ट ऑफ दी ओएमआर प्रिसीजन। ठीक है, ओएमआर भैया वो एक ऐसी चीज है जिसको आप अगर सही या गलत करते हो तो ये आपकी जो आपका एनडी जाने का एक सपना है, जो भैया आप पिछले एक साल से लगे हुए थे ना, वो कहीं ना कहीं इसी पे डिपेंड करता है। क्योंकि वट एवर यू आर गोइंग टू डू, वहां पे भाई यूपीएससी वालों को सिर्फ आपकी ओएमआर दिखने वाली है, दे डोंट नो यू, है ना। वो आपका नाम नहीं जानते, वो नहीं पता कि भाई आप कितने सीरियस स्टूडेंट थे, आप कितने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे। वट एवर दे हैव इज जस्ट योर ओएमआर।
तो OMR यार अपनी इतनी अच्छी रिप्रेजेंट करके लेके जाओ कि भाई साहब सीधे खेल हो जाए, ठीक है। ये रही भैया वो लिस्ट जो कि कंप्लीट यूपीएससी हर साल निकालता है, ठीक है। इसमें वो सारी कॉमन मिस्टेक्स अवेलेबल होती हैं जो कि स्टूडेंट्स हर साल करते हैं, एंड कहीं ना कहीं उसकी वजह से उनका कहीं ना कहीं एक अटेम्प्ट वेस्ट हो जाता है। कौन कौन सी वो कॉमन मिस्टेक्स है, अलॉन्ग विद दिस ये भी याद रखने की स्कैनेबल अटेंडेंस लिस्ट, ये भी भैया आपको उसी टाइम पे फिल करनी होती है जो कि विद इन 1 आवर आपको प्रोवाइडेड होती है। ये मैं अपनी पहली वीडियो में बता रखा हूँ। इसलिए मेक श्योर करना कि आप जो भी अपनी टाइम स्ट्रेटेजी बना के ले चके जा रहे हो उसमें आप विद इन 1 आवर इसको भी रखो, क्योंकि विद इन 1 आवर ही आपको ये देखने को मिलेगी, क्योंकि रेस्ट ऑफ द टाइम में उनको भी लिस्ट सबमिट अप करनी होती है। इसलिए इन्विजिलेटर विद इन 1 आवर इसको फिलअप करा लेते हैं, ठीक है। OMR शीट आपको कुछ ऐसी देखने को मिलेगी जहाँ पे ये आपको क्वेश्चंस के मार्किंग देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको अपना पेपर कोड डालना होता है, सेंटर कोड, रोल नंबर, है ना, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कैसे करना होता है। जैसे भी ये सपोज करो आपका पेपर कोड अगर ए है, सेट कोड मतलब जो है वो ए है, तो आप ए वाले कॉलम को फिलअप करोगे, वो भी कंप्लीटली फिलअप करोगे। ऐसा नहीं है कि भैया आप सी वाले कॉलम को फिलअप कर दो, ठीक है। आगे देखो, आगे जब आपको ये दिया गया कैसे भैया, इनकोडिंग नॉट डन बाय द कैंडिडेट्स, मतलब जो भी आपका पेपर सेट था आपने अगर उसको फिल नहीं किया तो इट इज ऑल्सो नॉट वैलिड, आपकी फिर OMR चेक ही नहीं होने वाली, ठीक है। आगे देखो, अगला क्या देखने को मिलेगा, जैसे आपने अपना फिर ना जो भी आपका मतलब जैसे आपने रॉन्ग इनकोडिंग कर दी, जैसे आपका जो भी रोल नंबर वगैरह था वो आपने करेक्टली फिल नहीं किया। जैसे अगर आप जो भी रोल नंबर होता है ना, जो भी जैसे 3 है मेरे, सपोज करो 3 से मेरा स्टार्ट होता है, तो अगर मेरा 3 से स्टार्ट हो रहा है तो मैं नीचे देखूंगा कि यार मेरे को 3 कहाँ पे अवेलेबल है, तो मैं 3 वाला ही उसके जस्ट नीचे वाली रो में फिलअप करूंगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये वाला कोड फिलअप करना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखो भैया, ये लास्ट की लाइन दी हुई थी ना, ये जो सिंपल सिंपल आपको ब्लैक मार्किंग देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको। मार्किंग, राइटिंग आर प्रोहिबिटेड एरिया, इन एरियाज में आपको कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि OMR जो मशीन होती है ना वो इन बार्स कोड्स को डिटेक्ट करती है, एंड इन बार्स कोड के डिटेक्ट होने की बेसिस पे आपकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन निकल के आती है। उसके बाद वो आपका जो भी स्कोर होगा वो उस आइडेंटिफिकेशन को सबमिट अप कर देती है, ठीक है। तो अगर आप इनको ही छेड़छाड़ कर दोगे तो ऑब्वियसली आपका फिर अटेम्प्ट तो रियून होने वाला ही है। आगे देखो, अगला क्या है, कैंडिडेट शुड इंक्लूड बबली कंप्लीटली वाइल मार्किंग द रिस्पॉन्सेज, आपको ऐसा नहीं है कि भैया आधी भर दी, छोटा सा बिंदी रख दिया या कुछ भी कर दिया, कंप्लीटली फिलअप करना है एग्जैक्ट इन द सेम मैनर जैसा कि प्रोवाइडेड होता है, बिल्कुल कंप्लीटली फिलअप करके आओ। इसके लिए तो मैं एडवाइस करूंगा भैया आपको पता होना चाहिए, पॉइंटेड पेन आता है, ठीक है। एक ना एक पॉइंटेड पेन आता है, हैवी पॉइंटेड पेन होता है जो कि सिर्फ OMR फिलअप के लिए ही आता है, OMR पेन भी बोलते हैं उसको। तो आप उसको परचेज करना ज्यादा महंगा नहीं, 10 रुपीज का आता है, ठीक है। एंड इसको अभी ही कर लेना, क्योंकि इनिशियली जब आप इसको चलाओगे तो हल्का सा आपको पता है कि पेन थोड़ा सा ना हल्का सा वैसा चलता है, तो जिससे आप इससे एक OMR अपने जो आप मॉक टेस्ट दोगे ना उसके फिलअप करते टाइम देख लो, ठीक है। आगे देखो, अगर आपको दिया गया कि भैया स्कैन अटेंडेंस लिस्ट, जो आपको कुछ ऐसी देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे आपका फोटो वगैरह भी इस तरीके की, ये जो है यहाँ पे प्रोवाइडेड होता है कि भैया आपको साइन वगैरह कहाँ पे करना है। वैसे इन्विजिलेटर ये सारी चीजें बताते हैं, बट मेक श्योर करें कि भैया आपने सबसे पहले फोटो देख लेंगे, हाँ यार मेरी फोटो यहाँ पे अवेलेबल है भी या फिर नहीं। उसके बाद करेक्ट प्लेस पे आपको अपने एंट्री भरनी होती है, ठीक है। एंड एंट्री मेड एट द रॉन्ग प्लेस, वो कंप्लीटली आपका क्या कर देगा, डिनाई कर देगा कि भैया आप बस आपकी जब अटेंडेंस लिस्ट ही नहीं है, आपकी जब अटेंडेंस लिस्ट में आपकी अटेंडेंस ही करेक्ट नहीं है, तो फिर आपने OMR में कुछ भी करके आए हो, इट डजेंट मैटर, वो फिर आपकी चेक ही नहीं होने वाली है। समझ पा रहे हो। आगे देखो, इसमें आगे और मेंशन है कि भैया एरर डिटेल्स फिल्ड एट दी मल्टीपल प्लेसेस, कैसे, जहां पे ये देख सकते हो, यहाँ पे मेंशन है कि इलस्ट्रेशन में करेक्ट प्लेस डेजिग्नेटेड फॉर एंट्री ऑफ द डिटेल ऑफ द कैंडिडेट्स एंड एंट्री मेड एट द रॉन्ग प्लेसेस। वही है कि अगर आप एंट्री वगैरह गलत जगह भर देते हो, इस तरीके से कट्टा पिट्टी कर देते हो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। किसी और के में पता पड़ा आपने भर दिया, फिर आपने भर रहे हो। सबसे पहले ये फोटो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, फोटो आइडेंटिफाई जरूर कर लेना भैया, प्लीज कर लेना इस फोटो को आइडेंटिफाई, ठीक है। अदरवाइज अगर आपकी फोटो आइडेंटिफाई नहीं है तो आपको वहां पे रिपोर्ट करके बताना होता है कि सर मेरी ये फोटो नहीं है। विद इन टाइम या तो आपके लिए दूसरी अटेंडेंस लिस्ट आएगी या फिर आपको अपना फोटोग्राफ एज अ प्रूफ सबमिट करना होता है, ठीक है। आगे देखो, आगे बात करते हैं। सो होप सो समझ पाए होगे कि यार OMR कितना बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट योर नोइंग आंसर्स, ऐसे ये बिल्कुल नहीं है कि भैया आप आंसर जानते हो, इट्स अबाउट बबलिंग देम राइट। अ सिंगल मिसलाइन सर्किल कैन कॉस्ट यू योर ड्रीम्स, मेक स्मार्ट मार्क केयरफुली, ठीक है। ये यार लाइन मैंने ना ये चैट जीपीटी से, मतलब ये मैंने कंटेंट कराने के बाद उसको भी अपलोड किया, मैंने कहा इसको थोड़ा सा ना अट्रैक्टिव बनाओ, तो भाई इसने ये लाइन लिख के दी, मेरे को काफी अच्छी लगी, ठीक है। तो मैंने फिर डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ही डाल दिया, ठीक है। अगला बात करते हैं, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ मैथ्स। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ मैथ्स, सबसे पहले भैया मैथ्स में आती है कैलकुलेशन, ठीक है। अब क्योंकि आप पहली बार पेपर देने जाते हो, स्पेशली ये होता है भैया फ्रेशर्स के साथ, ठीक है। जो भी फ्रेशर्स होते हैं ना उनके साथ बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यूपीएससी का पहला एग्जामिनेशन देने जा रहे हो भाई, यूपीएससी अपने आप में इतनी बड़ी बॉडी है, आप एग्जामिनेशन देने जाते हो तो कहीं ना कहीं एक एंथुसियाज्म होता है। अलॉन्ग विद दिस आप प्रेशर भी फील कर रहे होते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर पे एक अलग लेवल का प्रेशर होता है। उस बीच होता क्या है ना, आप भैया भूल जाते हो कि यार मैथ का कैलकुलेशन है, मैथ का पेपर है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव आने वाला है। एंड मैथ के पेपर में भैया आपको 60 प्लस क्वेश्चन करके आने हैं।
ठीक है, जो मैं अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि यार ये कुछ कुछ होता है, ठीक है। लेकिन बाय द टाइम आप आसपास वालों को देखते रह जाते हो एंड यार आपका टाइम इतनी जल्दी रैपिड स्पीड से निकलेगा ना, मैथ में तो भाई मैं ये बोलूंगा बिल्कुल 1 सेकंड के लिए ये भी पता नहीं होना चाहिए कि यार तुम्हारे सामने कौन बैठा था, आसपास कौन बैठा था। जस्ट आपकी अटेंडेंस स्लिप आई, उसमें थोड़ा सा गौर के बस अटेंडेंस स्लिप को एक बार फिलअप कर ली, फिर भैया किसी को नहीं देखना, कुछ पानी नहीं पीना, कुछ नहीं करना, जो कुछ करना पहले से ही करके बैठना। डायरेक्ट मेन फोकस सिर्फ एग्जामिनेशन पे होना चाहिए एंड आफ्टर 2 आवर, जब आपके 2 आवर हो जाएं, उसके बाद आप आराम से थोड़ा सा पानी का सिप लो, उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करो फॉर द फर्दर एग्जामिनेशन। क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भैया आप देखना, जब एग्जामिनेशन सेंटर के बाद अगर जैसे 100 बच्चे थे किसी एग्जामिनेशन सेंटर पे, तो भैया 60 आने के बाद यही बोलने वाले हैं कि भाई मैथ का पेपर उतना ज्यादा ठीक नहीं गया, मैथ में भाई तगड़ी आ रखी थी। एंड इन 60 में से आपको कुछ ऐसे बच्चे भी देखने को मिलेंगे जो फिर आगे जाके फिर जीएटी का एग्जामिनेशन भी नहीं देते, वो भाई छोड़ के चले जाते हैं, फिर वो आगे जीएटी के लिए प्रोसीड ही नहीं करते। एंड आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया आपको पता चाहिए अगर आपकी मैथ्स की ओएमआर की सेक्शन कट ऑफ अगर क्लियर, मतलब मैथ्स एग्जामिनेशन की अगर आप सेक्शन कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते, तो फिर आपकी जीएटी के एग्जामिनेशन की सीट चेक ही नहीं होती, नो मैटर आप उसमें 360 400 या फिर 900 के 900 लेके आ रहे हो, ठीक है। इट डिजेंट मतलब 600 के 600 लेके आ रहे हो, ठीक है, क्योंकि 900 का तो ऑल टोटल हो गया, मतलब 450 से गुड स्कोर अगर आप जीएटी में करते हो तो फिर आपकी ऑल इंडिया रैंक सिंगल डिजिट में आने के चांसेस होते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि भैया अगर आप मैथ की सेक्शन कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पा रहे तो फिर कोई मतलब नहीं है आप जीएटी में कितने बेहतरीन हो, ठीक है, क्योंकि दिस एग्जामिनेशन डिमांड्स एन एन इक्विलिब्रियम इन ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है। अगर आप हर सब्जेक्ट में एवरेज परफॉर्म करके आते हो तो आप आराम से इसको क्लियर कर लोगे। वहीं पर अगर किसी एक सब्जेक्ट में आप मास्टर हो लेकिन बाकी में वीक हो तो आप इस एग्जामिनेशन को कभी क्लियर नहीं कर पाओगे। समझ पा रहे हो? आगे बात करते हैं। फोर्थ, लर्न द आर्ट ऑफ एलिमिनेशन, मतलब जिसको तुक्का स्ट्रेटेजी बोलते हैं। यार भैया तुक्का मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं, भैया मैं हमेशा बता चुका हूँ तुक्का मार रहे हैं आपको कब, 80/20 रूल में। कैसे 80/20 रूल, जिसको हम अपना वो भी बोलते हैं भाई सिलेबस कवर अप करने पे, लेकिन ये 80/20 रूल अलग है। इसको 80/20 रूल कैसे, जब आप श्योर हैं, 80% कि आपका जो तुक्का है वो सही होगा एंड आप सिर्फ 20% पे खेल रहे हो, आप जब तुक्का खेल रहे हो सिर्फ 20% पे खेल रहे हो। कैसे, इन एनडीए एवरी ऑप्शन टेल्स अ स्टोरी, when you are confused between the two, elimination technique is your weapon, where is doubt roll out, ठीक है। हमेशा एलिमिनेशन या फिर जो तुक्का स्ट्रेटेजी आपको लगानी है, एलिमिनेशन की जो आपको ट्रिक अपनानी है वो तब अपनानी है जब आप क्वेश्चन के अवेयर हैं, जब आप क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, जब आपको जो क्वेश्चन प्रोवाइडेड है आप उसके बारे में अवेयर है कंप्लीटली, आप उसको जानते हैं किस चैप्टर से आया, कहाँ से आया, क्यों आया। उसके बाद आप उसके ऑप्शन से फेमिलियर हैं, उसके बाद आपने ऑप्शंस से फेमिलियर हैं, जो भी आपको ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं, एटलीस्ट आप 2 से ज्यादा ऑप्शंस के साथ फेमिलियर हैं, तब ओनली आपको तुक्का स्ट्रेटेजी खेलना है। अदरवाइज भाई तुक्के पे जाना ही, अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता यार क्या आया, आप सिर्फ ऑप्शन के साथ फैमिलियर हो, डोंट गो विद द तुक्का स्ट्रेटेजी। आपको क्वेश्चन तो पता है कहाँ से आया है, किस चैप्टर से रिलेटेड है, लेकिन आपको ऑप्शंस बिल्कुल नहीं पता यार कहाँ से आया, क्यों आया, कुछ नहीं पता, भाई डोंट गो फॉर द तुक्का स्ट्रेटेजी। अब तुक्का तब लगाना है जब आपको क्वेश्चन के लिए अवेयर हो कि यार इस चैप्टर से आ रखा है, ये डिमांड कर रहा है। ऑप्शंस में आपको पता है कि यार ये है, इनके कहीं ना कहीं मैंने नाम सुन रखे हैं, इनसे मैं थोड़ा बहुत फैमिलियर हूँ। उसमें से भी 2 ऑप्शंस के बारे में आप बिल्कुल श्योर हो कि यार ये 2 चीजें ये होती हैं, बाकी 2 के बारे में मैं कंफ्यूज हूँ। अब जब आपको पता है कि यार क्वेश्चन ने ये पूछा, बाकी अब बचा 2, मतलब कहीं ना कहीं सिर्फ जो आपका अगर नेगेटिव मार्किंग जाएगा तो कहीं बहुत मिनिमम जाएगा, ठीक है। अब 80% चांसेस हैं कि आपका क्वेश्चन सही निकल सकता है। जब आपके 80% चांसेस हो जाते हैं कि आपका क्वेश्चन सही निकल सकता है, तो भैया वहां पे फिर आप क्या खेलने वाले हो, वहां पे आप लगाने वाले हो अपना तुक्का स्ट्रेटेजी, ठीक है। सो तुक्का हमेशा उन्हीं क्वेश्चंस में लगाना है जहां पे आप वेल प्रिपेयर्ड हो। बाकी मैथ सेक्शन की बात की जाए तो भैया मैथ सेक्शन में हमेशा याद रखना कि मैथ सेक्शन में हमेशा आपको एक गेम खेलना होता है, डेट इज क्या, ऑप्शंस। हमेशा बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जहां पे आप ऑप्शन डाल के क्वेश्चन को वेरीफाई करते हुए अपना करेक्ट आंसर निकाल सकते हो, तो वो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैथ्स में कोई एलिमिनेशन नहीं होता। मैथ्स में यार कहाँ से पता कर लोगे, क्वेश्चन आप सारे फैमिलियर होते हैं, कोई डिजिट दिए हैं, डिजिट से कैसे बता दोगे यार, डिजिट से तो सभी कोई फैमिलियर होता है ना। तो मैथ्स में इसी एलिमिनेशन टेक्निक को हम ऑप्शंस स्ट्रेटेजी बोलते हैं, जहां पे आप ऑप्शंस रखते हुए क्वेश्चन को क्रॉस चेक करते हुए अपने करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करते हो। समझ पा रहे हो? आगे बात करते हैं। फिफ्थ स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, डेट इज भैया इंस्ट्रक्शंस आरंट फॉर्मेलिटीज, दे आर दी फर्स्ट कमांड, ठीक है। जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको प्रोवाइडेड हो उनको मेंशन करने का बहुत अच्छे से देखो। कैसे, एक ही लाइन बहुत अच्छी लिखी चैटजीपीटी ने, अ सोल्जर फॉलोज ऑर्डर्स एंड एन एस्पिरेंट रीड इंस्ट्रक्शंस, द फर्स्ट पेज होल्ड्स द रूल ऑफ द एंगेजमेंट, इग्नोर इट एंड यू आर ऑलरेडी एट द वॉर विद द पेपर। मतलब आप भी जब पेपर देखोगे तो आपको पेपर में इंस्ट्रक्शंस पेज पहले करके दिया होता है एंड आपको पेपर पहले, मतलब आपको जो ओएमआर है, ओएमआर फ्लिप करने के बाद आपको जो पेपर है वो इतना मिल जाता है कि यार आप एटलीस्ट उसमें एक बार लुकअप कर पाओ। हालांकि इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन यहाँ पे कुछ और इंस्ट्रक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ जो आपको इन्विजिलेटर दे रहा है। कैसे, भैया आपको वॉशरूम जाना है, आपको पानी पीने जाना है, एग्जामिनेशन आपकी ओएमआर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप पहले चले जाओ। एंड जब पहले जाओ तो ऐसे भाई मतलब पूरा तरीके से ना पानी वानी पी के आओ कि आगे जाने के बाद आपको 2 से ढाई घंटे के लिए आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है।
अब इसमें और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है, जैसे आपको एक पता होगा कि भी आपको बोला जाता है 30 मिनट्स प्रायर आपको लेके जाना है, आपको 30 मिनट्स प्रायर अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाना है। बिल्कुल सही बात है भैया, 30 मिनट्स पहले। आपका 10 बजे से पेपर स्टार्ट होता है, बच्चे सुबह सुबह ना 9 बजे तक पहुंच जाते हैं, है ना। स्टार्टिंग की जो शिफ्ट होती है उसमें 9 बजे तक आराम से पहुंच जाते हैं। लेकिन जब आपका जीएटी एग्जामिनेशन की बात आती है, जीएटी एग्जामिनेशन में सपोज करो अगर 2 बजे एंट्री है, एंट्री बुलाई गई है, तो भैया बच्चे 1:30 बजे पहुंचते हैं या फिर 1:50 तक भी पहुंचते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप तो सेंटर से फेमिलियर हो। अब आप क्योंकि उस सेंटर से फेमिलियर हो तो भैया आप यहाँ वहाँ निकल जाते हो, खा पी के आ जाते हो, ठीक है। एंड मेक श्योर करने के भी जब खाओ पियो तो कुछ भी ऐसी वेस्टेज ऑफ चीज ना खाओ पियो, ठीक है। अपना आराम से कुछ भी यार हेल्दी चीज ले लेना, कोई फ्रूट्स ले लेना, ठीक है। अपने घर से कुछ खाना वाना लेके आए हो तो वैसा खा लेना, लेकिन ओवर मत खाना, क्योंकि दोपहर का टाइम होता है, सुबह से भाई थके हुए होते हो, ट्रैवल करके आए होते हो, खाना खाते हो दोपहर के टाइम पे, फिर जैसे ही बैठते हो ना एग्जामिनेशन हॉल में एकदम सन्नाटा रहता है, मस्त नींद आती है, ठीक है। जस्ट फॉर दी फन। लेकिन आराम से उतना लिमिटेड खा के जाना, और आराम से भाई 30 मिनट पहले पहुंचना है जीएटी के एग्जामिनेशन पे भी, ठीक है। और एग्जामिनेशन सेंटर से दूर नहीं जाना है कहीं पे भी। एग्जामिनेशन सेंटर के आसपास सारी फैसिलिटीज उपलब्ध होती हैं, अगर आपको कुछ चाहिए तो आसपास सब कुछ अवेलेबल होता है। इसलिए एग्जामिनेशन सेंटर से टहलने मत निकल जाना कहीं, ठीक है। घूमने का टाइम तब आता है जब आप एग्जामिनेशन सेंटर का दोनों एग्जामिनेशन कर लो उसके बाद। एंड दूसरी बड़ी गलती, अगर आपका मैथ का पेपर खराब हो गया है तो ये बिल्कुल मत करना कि भैया जीएटी का पेपर छोड़ दो, जो कि आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे ही कुछ बच्चे ऐसा करेंगे। आप बिल्कुल मत करना, क्योंकि यू नेवर डोंट नो कि भैया कब मैथ्स के सेक्शनल कट ऑफ आपको 60 देखने को मिल जाए, ठीक है। क्योंकि जिस हिसाब से पेपर के लेवल राइजेस हो रहे हैं और कट ऑफ डे बाई डे डिक्रीज हो रही है, वैसा देखने को मिल सकता है आगे जाके, ठीक है। आगे बात करते हैं। लास्ट बट सेकंड लास्ट ये आपको देखने को मिलेगी, पैक लाइक अ जेंटलमैन, वट एवर यू आर गोइंग टू टेक ओवर देयर, है ना। हर चीज अपने तरीके से बहुत अच्छे से पैक होनी चाहिए। जैसे भी एडमिट कार्ड मस्ट है, एडमिट कार्ड का सिर्फ एक सिंगल प्रिंट लेके मत जाना प्लीज, 2 प्रिंट आप लेके जाओगे, जो कि अगर प्रेफरेबल है तो एक कलर निकलवा लेना, एक ब्लैक एंड व्हाइट में, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस 2 सेट, भाई इसके 2 सेट इसके कहाँ रख दोगे? घर पे रख दोगे। क्यों? क्योंकि जब आप ये 2 सेट रखने वाले हो ना, सबसे बड़ी गलती पता है कहाँ पे आती है? गलती ये आती है कि भैया आप एडमिट कार्ड अपने एग्जामिनेशन टाइम पे तो बहुत अच्छे से लेके जाओगे, लेकिन जब आपका एसएसबी का कॉल अप लेटर आएगा तब आप ढूंढोगे कि यार मेरे पास तो मेरा भैया एडमिट कार्ड ही नहीं है। एंड अगर आपके पास आपका यूपीएससी का एडमिट कार्ड नहीं है तो आप एसएसबी के लिए एंट्री नहीं कर सकते। ओके भैया कोई नहीं, एसएसबी निकल गया, मेडिकल्स के लिए जाना है, एडमिट कार्ड चाहिए, एडमिट कार्ड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भैया, आप हट जाओगे वहां से, ठीक है, आप एलिमिनेट हो जाओगे। अब भैया लास्ट टाइम पे जो सबसे ज्यादा गलती होती है ज्वाइनिंग के टाइम पे, भैया ज्वाइनिंग जब आप करने जाते हो तो आपका यूपीएससी का एडमिट कार्ड लगता है, ठीक है, वो भी कलर्ड फॉर्मेट में। जब आप ज्वाइन करने जाते हो अकेडमी को तब आपका भैया ये पूरा, क्योंकि मैं खुद इस प्रोसेस से गुजरा हुआ हूँ तो आई नो वेरी वेल। जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाते हो आपका कलर्ड फॉर्मेट में आपका यूपीएससी का एडमिट कार्ड लगता है। एंड उस टाइम पे क्योंकि 1 साल हो चुकी है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, तो अब ऐसी कोई वेबसाइट, ऐसी कोई फोल्डर या फिर ऐसी कोई फुटेज वगैरह, मतलब कहीं कुछ नहीं होता कि जहां से आपका एडमिट कार्ड सेव रहे, क्योंकि 1 साल तक तो हम पता नहीं अपनी गैलरी में फाइल्स वगैरह फोल्डर में कितना कुछ चीजें डिलीट कर चुके होते हैं, ठीक है। सो मेक श्योर करना कि आपके पास ये हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में आपके पास सेव हो इन योर फाइल फोल्डर्स, ठीक है। अपने जो आप हार्ड कॉपी में रखते हो ना फाइल्स वगैरह, उसके पास ही होना चाहिए, ठीक है। सेकंड वन दैट इज आपका आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में भैया पैन कार्ड, पैन कार्ड वैसे एक प्रेफरेबल होता है, लेकिन मैं बोलूंगा भाई पैन कार्ड प्लस आधार दोनों लेके जाना, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर आपकी फोटो में थोड़ा बहुत 19-20 है तो कहीं ना कहीं आपको इन एक और आइडेंटिटी प्रूफ दिखाना पड़ जाता है, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस फोटो, पासपोर्ट साइज आपको फोटो लेके जानी है, 2+ फोटोज लेके जाना, सिर्फ एक फोटो लेके मत जाना। इसके साथ वॉल ब्लैक पॉइंट, एंड इसी के साथ मैंने बताया ना ओएमआर वाला पॉइंट, ओएमआर वाला अगर आपके पास ब्लैक पेन है तो डेट इज बॉल ब्लैक पेन, तो डेट इज मोर प्रेफरेबल, ठीक है। आगे देखो, वन मिस्ड डॉक्यूमेंट वन मिस्ड अपॉर्चुनिटी, है ना। बी चेकलिस्ट रेडी, ठीक है। मतलब अगर आपका कोई भी एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो भैया आप कहीं ना कहीं अपना एक पूरा का पूरा अटेम्प्ट, पूरी की पूरी 1 साल की मेहनत बर्बाद करने वाले हो, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा भाई अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे, मतलब क्योंकि आप तो अंदर जा चुके होगे, एंड मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आप जा चुके होगे, ठीक है, आप कुछ गलती नहीं करने वाले। लेकिन जस्ट अगर आपके साथ कोई आया है एंड अगर आप बाहर देखोगे वो रुकते हैं तो बताएंगे बार कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो आफ्टर द गेट क्लोजिंग आए, ठीक है, जिनको एंट्री नहीं मिली। ये यूपीएससी है, ये कभी एंट्री नहीं देती, ठीक है। एनटी का तो मतलब मैंने खुद देख रखा है भाई, वो एनटी दे देते हैं अगर कुछ ऐसा जेन्युइन इशू है और वो मास कम्युनिटी के साथ है तो, ठीक है। लेकिन यूपीएससी कभी नहीं देती, कुछ भी इशू क्यों ना आ जाए। इसीलिए अपना एक सेंटर भी अपना एक बार प्रायर जाके विजिट कर लेना प्रेफरेबल है, या फिर अपने घर से भाई जल्दी निकलना 2 से 3 घंटे, कि इनकेस अगर कभी सेंटर आपको मिसमैच देखने को मिले, क्योंकि आप अगर कभी न्यू सिटी में जाते हो तो एक नाम के सेंटर कई जगह देखने को मिल जाते हैं। एंड गूगल मैप आज के टाइम पे आपको बताइए रेटिंग्स कैसे गिर रही है, ठीक है, वो कहीं ना कुछ दिखाता रहता है। हालांकि यूपीएससी ऐसा नहीं करता, यूपीएससी खुद ही अपनी वो भी भेजता है लोकेशन वगैरह, तो आप उसको भी जाके एक बार एक्सेस कर सकते हो, है ना।
तो अपना एक बार एग्जामिनेशन सेंटर जरूर ध्यान से देख लेना। एंड डॉक्यूमेंट सारे बिल्कुल प्योर होने चाहिए, प्यूरीफाई होने चाहिए तरीके से, ठीक है। कुछ भी फेक डॉक्यूमेंट वैसा करने की ट्राई मत करना, जो जेन्युइन स्टूडेंट होते हैं वो तो नहीं करते। लेकिन अभी जैसे मैं बता रहा हूँ, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भैया अपना आप एडमिट कार्ड वगैरह भी किसी के साथ शेयर नहीं करो। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भैया ए और बी दो फ्रेंड रहते हैं, ए और बी, ठीक है। ए का भैया निकल जाता है एनडीए, बी का नहीं निकलता है, बी का एनडीए नहीं निकलता है। लेकिन क्योंकि ए बी का बहुत अच्छा दोस्त था, तो ए ने अपना एडमिट कार्ड बी के साथ शेयर कर रखा था। अब देखो होता क्या है कि भैया ए को एसएसबी देने का मन नहीं था, उसके पेरेंट्स वगैरह ने कुछ मना कर दिया, जो कुछ भी हो, ए का भाई एसएसबी देने का मन नहीं था। ए ने अपना एडमिट कार्ड दिया बी को, बी उस एडमिट कार्ड को अपनी फोटो के साथ फॉर्ज करा लेता है, एंड भैया उसके बाद चला जाता है कहाँ पे, एसएसबी देने। क्योंकि जो एसएसबी की डेट्स वगैरह थी वो तो सारी आएंगी ना, आप दोनों दोस्त थे तो भैया मेल वगैरह तो आराम से शेयर कर सकते थे। तो इसकी डेट सेलेक्ट करते हुए बी जाता है, एंड ये फिर भाई आपके कंप्लीट बोर्ड में पकड़ा जाता है, उसके बाद कंप्लीट प्रोसेस भी चलती है आगे, ठीक है। एंड ये रियल न्यूज है, कोई फेक नहीं है, ठीक है। आपको याद भी होगा, क्योंकि ये यार जिस सेंटर पे गया था वो मेरा खुद का वहाँ पे एक दोस्त था, तो इस वजह से मेरे को पता है। आगे बात करते हैं। अब ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ 6 स्ट्रेटेजी बताई, जो आपको 7th स्ट्रेटेजी याद रखनी है, डेट इज आपका भैया 3R, मतलब 3R। आपको जो अपना कंप्लीट पेपर है वो भैया 3 राउंड में कंप्लीट करना है, 3 राउंड में, और 4 इंसिग्निया का यूज करना है। दोबारा से लिखता हूँ, आपका जो अपना कंप्लीट पेपर है वो भैया आपको 3 राउंड में, और आपका जो अपना कंप्लीट पेपर है वो ये आपको 3 राउंड्स में कवर अप करना है। अलॉन्ग विद दिस आपको कंप्लीट 4 इंसिग्निया का यूज करना है। इंसिग्निया, इंसिग्निया कौन कौन से थे मैंने बता रखे हैं भैया। हैशटैग का आप यूज कर सकते हो, है ना, आप टिक का यूज कर सकते हो, आप कॉमा का यूज कर सकते हो, आप सर्कल का यूज कर सकते हो। ये 4 इंसिग्निया थी, और 3 राउंड में, जिसमें आपको 10-10 मिनट का हर बार गैप भी देखने को मिलेगा। एंड आप लो, मीडियम, मॉडरेट एंड जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो और जो टफ क्वेश्चन होते हैं, उन सारी टाइप वेराइटी ऑफ क्वेश्चन को एक साथ एक टाइम पे कवर अप कर पाओगे, एंड जहां पे आपको कोई प्रेशर भी नहीं लेना पड़ेगा। हालांकि इस वीडियो को आप रेफर कर सकते हो, ठीक है, छोटा सा ही वीडियो है, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम अमेजिंग कंटेंट।